Hello guys, welcomes to all of you on my YouTube channel. It's Physics by Nikun sir. So अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक का कंटेंट कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा मेरे शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, बट इस टाइम हम लेक्चर का कंटिन्यूशन ब्रेक नहीं करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन जो कंटेंट का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। एंड दैट इज़ व्हाट, सबसे पहले हमारे पास इन द कंटेंट थियोरी होगी, इसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके बाद में आईसीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल होंगे और इसके बाद में जेईई और नीट के क्वेश्चन होंगे। जो भी होगा एक ही टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलेगा और एक ही टॉपिक में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। इट मीन्स जो भी टॉपिक तुम प्रिपेयर करोगे दैट विल बी ऑल इन वन एंड दैट विल बी फुली प्रिपेयर्ड। दैट्स माय एम। और after watching this video you will find that you have learned complete about this topic. So पूरा वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखते हैं सबसे पहले दिस टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, जैसे हमने देखा है कि वाटर का फ्लो होता है, राइट। वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर में भी लाइंस होती है जिनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइंस। अब सोचो वाटर का फ्लो हो रहा है और उसके आगे एक बड़ा सा पाइप रखा होगा, तो पाइप के लिए भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू ये जो वाटर अमाउंट ह्यूज निकल रहा है, ह्यूज अमाउंट में ये जो वाटर निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर फ्लक्स। लेकिन अब सोचो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो डेफिनेटली जैसे एरिया के थ्रू वाटर लाइंस पास हो रही थी वैसे ही यहाँ पे एरिया के थ्रू क्या पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज number of electric field lines, passing through given area, is called as a what, electric flux. अब मान लो जैसे हमने यहाँ पे वाटर फ्लक्स लिया था। अब वाटर फ्लक्स में क्या हो रहा है, जैसे एक बच्चा है जिसने एक होल करके रखा हुआ है, ठीक है, प्लेट में होल करके रखा हुआ है और वो वाटर में जाके जब इस होल को, प्लेट में जो होल किया उसको अगर रखेगा तो सोचो जब उसने फ्लो के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली रखा हुआ है तब वहाँ पे वाटर का फ्लो सबसे ज़्यादा होगा, उसके थ्रू वाटर का फ्लो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अब सोचो वो धीरे धीरे उसको टिल्ट करते जाए तो क्या होगा, वाटर का फ्लो जो उस एरिया के थ्रू पास हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो पास होने के लिए अवेलेबल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओवरऑल एरिया सेम है, बट ये जो इसका प्रोजेक्शन है, वो एरिया हमारे पास क्या होता जाएगा, क्रॉस में आता जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्टेड एरिया वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो पास हो रहा है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, जब हमारे पास सरफेस को हमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखा हुआ,
सरफेस को हमने एग्जैक्टली जब परपेंडिकुलर रखा हुआ है और तब उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास हो रही है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi will be is equals to what? E into area. सिंपली E इंटू क्या होगा? एरिया. जैसे यहाँ पे एरिया डेल्टा एस है तो हम इसको फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस भी लिख सकते हैं. डेल्टा एस विल बी वॉट? स्मॉल एरिया. डेल्टा एस विल बी वॉट? स्मॉल एरिया. मतलब सिंपली करना क्या, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है. लेकिन इस केस में कंडीशन क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में है? इसी तरफ ही है, राइट. और इसी तरफ हमारा एरिया वेक्टर है. जब दोनों ही पैरेलल है, जब दोनों ही पैरेलल है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? ई डेल्टा एस लिख सकते हैं. लेकिन सोचो हमने अब प्लेट को, जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमने धीरे धीरे क्या करने लग गए? उसको धीरे धीरे कुछ एंगल से चेंज करने लग गए. कुछ एंगल से अगर हम चेंज करने लग गए तो क्या चेंज आएगा? दैट इज इंपॉर्टेंट. सो देखते हैं उसके लिए. अब हमने जो सरफेस हमारे पास अवेलेबल था उसको कुछ एंगल से टिल्ट कर दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में मौजूद है. लेकिन हमको पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो ये हमारा सरफेस है, तो एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा. दैट विल बी डेल्टा एस. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है. अगर थीटा एंगल है तो हमें क्या लेना है? एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है. सो एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या आएगा? डेल्टा एस कॉस थीटा. सो phi will be is equals to what? E delta s cos theta. क्या होगा? phi is equals to E delta s cos theta. जब phi is equals to E delta s cos theta है तो cos theta किस में आता है? इन डॉट प्रोडक्ट. इन डॉट प्रोडक्ट जो कि क्या होता है? दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता है, जिसमें हम a डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं. a डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा. तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. डेल्टा एस भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज अ एरिया वेक्टर. सो ई हो गया और डेल्टा एस. सो डेल्टा एस इज एरिया वेक्टर. डेल्टा एस क्या हमारे पास? एरिया वेक्टर. और ई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, देखो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस मेंशन किया है, इसमें डेल्टा एस ये सरफेस है और ये जो एन वेक्टर है दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, और वो किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब हमारे पास डेल्टा एस वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर. ठीक है, अब मान लो हमारे पास इस तरह से कोई रैंडम सरफेस है, कोई रैंडम सरफेस है, तो हम क्या करेंगे? उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे. अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हर एक जगह पे अलग अलग E1 डेल्टा S1, E2 डेल्टा S2 प्लस E3 डेल्टा S3, ऐसा सबका फ्लक्स ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? EN डेल्टा SN. EN डेल्टा SN हो गया. नाउ इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा. तो phi इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? सिग्मा EI डेल SI. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको E डेल SI के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और पैरेलल है, हर एक पॉइंट पे अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डेल SI है, तो ये हमारे पास phi कितना होगा? phi कितना होगा? सिग्मा इज इक्वल टू सिंपली E डेल S हो जाएगा, इसमें EI डेल S.
एंड व्हाट अबाउट दिस लिमिट, ये दोनों जो है उसमें कुछ लिमिट आएगी, क्योंकि देखो 1 2 3 अप टू एन आ रहा है, सो आई विल बी इज इक्वल टू वॉट, आई इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। वैसे हम इसमें जैसे यहाँ पे मान लो ये छोटा सा एलिमेंट है हमारे पास, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, छोटा सा एलिमेंट डेल्टा S1 है, फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहाँ पे डेल्टा S2 हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, यहाँ पे डेल्टा S3 हो गया। इस तरह से हम n पोर्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं। बट इफ एरिया इज यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो यूनिफॉर्म, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो हम फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस सिग्मा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन E.ds। तब हमारे पास यूनिफॉर्म सेक्शन में डेल्टा S विल बी वेरी स्मॉलर फॉर इच एलिमेंट, डेल्टा S बहुत ही छोटा हो जाएगा, और डेल्टा S बहुत छोटा होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ds में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं, E.ds लिख सकते हैं। दिस इज अ वन टाइप ऑफ सरफेस इंटीग्रल, दिस इज वन टाइप ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, E.ds आ गया। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो यूनिट हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। नेक्स्ट थिंग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, बट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, बट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें तो न्यूटन किसके लिए आता है, फोर्स के लिए, न्यूटन किसके लिए आता है, फोर्स के लिए, और फोर्स का हमारे पास क्या होता है, mlt-2, फिर मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो दैट विल बी एल स्क्वायर। नीचे क्या है, चार्ज कूलम, और कूलम क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है हमारे पास, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, सो दैट विल बी सिंपली व्हाट, ए टी, सो दिस विल बी व्हाट, ml3, टी की पावर देखो ऊपर -2 है, नीचे से 1 और जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो t -2 -1 हो जाएगा, और a का -1, सो इट्स फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी व्हाट, ml3 t -3 e -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट थिंग, जब हम किसी सरफेस के लिए फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जब हम किसी सरफेस के लिए फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि हमें अगर सरफेस इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से अगर सरफेस दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक साइड से एंटर हो रहा है और दूसरी साइड से एग्जिट हो रहा है, तो एज कंसिडरेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर जहाँ हो रहा है, एंटर जहाँ हो रहा है वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जहाँ पे वो एग्जिट होता है वहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एट एंटरिंग ऑफ फ्लक्स फाई नेगेटिव, क्यों होता है ऐसा, देखो ये अगर सरफेस है हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर हो रहा है,
यहाँ से बैक साइड से अगर एंटर हो रहा है तो डेफिनेटली इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटसाइड होगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से आउटसाइड डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं। सो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, ई एस कॉस 180। सो दिस विल बी फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एस। इसका मतलब हमारे पास जो एंटरिंग होगा, जो हमारे पास एंटरिंग होगा उसको हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। बट जहां पे भी हमारे पास एग्जिट होता है, जहां पे भी फ्लक्स एग्जिट होता है, जहां फ्लक्स एग्जिट होता है वहां पे हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, आउटकमिंग फ्लक्स। सो आउटकमिंग फ्लक्स के लिए देखें तो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा इसके लिए, जैसे ये हमारे पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसका इसी तरफ है। तो देखो यहाँ पे E पैरेलल टू डेल एस, अगर E पैरेलल टू डेल एस है इसका मतलब हमारे पास फाई कितना होगा, 0 डिग्री, सॉरी थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो कॉस जीरो कितना होगा, 1 होगा। जब कॉस जीरो 1 है इसका मतलब हमारे पास फाई इज इक्वल टू सिंपली क्या आएगा, ई डेल्टा एस या फिर ई एस। सो देखो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें एक चीज़ फिक्स रखनी है, एंट्रिंग जो फ्लक्स है उसे हमें क्या लेना है, नेगेटिव। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करके रखते हैं कि 10 न्यूटन मीटर पर कूलम फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहा है और 20 एग्जिट हो रहा है। तो उस कंडीशंस में हमारे पास नेट फ्लक्स कितना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, एंटरिंग नेगेटिव, एग्जिट पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसमें केस देखते हैं सबसे पहले, फिर ये बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। केस फर्स्ट है, जैसे अभी ये दो केसेस देखे वैसे ही है, व्हेन ई पैरेलल टू डेल एस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और कब हो सकते हैं, ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास डेल एस है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो प्लेन है, जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। जब प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तब हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 है इसका मतलब कॉस 0 हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डेल एस आई। ठीक है, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ई डेल एस। So this is E del S. Next thing, case second, when E is perpendicular to delta S, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही परपेंडिकुलर। ये कब पॉसिबल, जैसे मान लो तुम्हें एक प्लेट दे दी गई, एक प्लेट दे दी गई और उसमें होल बना हुआ, लेकिन तुमने फ्लो इस तरफ हो रहा है और उसको ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया। अब ऐसे रख दिया तो क्या होगा, वो सीधा ऊपर से निकल जाएगा। जैसे वॉल है, वॉल के ऊपर तुम वाटर मारोगे तो क्या वो उसके आर पार जाएगा, नहीं, उसके सरफेस से ही पास हो जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर साइड से निकल जाएगा। तो क्या वो दीवार के आर पार हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, that both are perpendicular to each other. This is 90 डिग्री, this is 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 है, इसका मतलब हमारे पास cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और cos 90 अगर 0 है, cos 90 अगर 0 है हमारे पास,
cos 90 अगर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो जो फ्लक्स पासिंग है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे cos 90 ज़ीरो हो गया, तो फाई कितना होगा हमारे पास, ज़ीरो, क्योंकि कुछ भी उस सरफेस एरिया के थ्रू पास नहीं हो रहा है। केस 3 अगर हम देखें, केस थर्ड, जैसे अभी हमने क्या लिया था, एंटरिंग लिया था, वन ई एन डेल्टा एस एंटी पैरल, ई और डेल्टा एस दोनों ही क्या हो, एंटी पैरेलल हो। इस वो कब हो सकता है, एंटरिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू जा रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों ही क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, दोनों ही क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। इसका मतलब हमारे पास थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। और जब थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, तो कॉस 180 हमारे पास कितना होगा, -1। कॉस 180 कितना होगा, -1। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। द लास्ट केस एंड दैट इज डिफरेंट, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि प्लेन सरफेस, प्लेन इटसेल्फ मेकिंग एंगल थीटा, व्हेन प्लेन और सरफेस is at an angle theta with a surface। ठीक है, जब प्लेन सरफेस है एंगल थीटा पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से अभी दी। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल के साथ में हमें एंगल नहीं दिया, हमें एंगल किसके साथ में दिया, सरफेस के साथ में। सो दिस इज और थीटा। लेकिन हमें फॉर्मूला के लिए एंगल किसके बीच में चाहिए होता है, फॉर्मूला के लिए एंगल किसके बीच में चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। किसके बीच में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो हमारा एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, दैट इज एस। तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, 90 माइनस थीटा है। सो इस केस में फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस ऑफ 180, सॉरी दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ई एस साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो देखना है पहले कि जो तुम्हें एंगल दिया हुआ वो किसके साथ में दिया हुआ, क्या वो नॉर्मल वेक्टर के साथ में दिया या फिर प्लेन सरफेस के साथ में दिया। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है प्लेन इज प्लेस एट एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो एंगल है वो थीटा की जगह क्या लेके चलना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। बिकॉज हमें एंगल किसके बीच में चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग, अब एक फॉर्मूला है जिसके बारे में ब्रीफ में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उसका हमें यूज करना है एक दो न्यूमेरिकल में। सो उसके लिए हम देखेंगे गॉस लॉ। जस्ट अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जिसमें क्या होता है कि जो क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस।
बाकी इसका डेरिवेशन प्रूफ सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, बस अभी दो न्यूमेरिकल में हमें काम है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो वी सी द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर। देखो पहले प्रॉब्लम में हमको क्या दिया हुआ है, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ दिया हुआ है। दिस इज नॉट अ लेंथी प्रॉब्लम। सो इतने से स्पेस में भी हो जाएगा। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया हुआ है। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter side whose plane is parallel to YZ plane? मतलब प्लेन कैसा रखा हुआ, YZ प्लेन के अलॉन्ग रखा हुआ है। तो देखते हैं, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y है और ये अपने पास Z है। तो प्लेन जो है वो किसके पैरेलल रखा हुआ है, YZ में रखा। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो YZ का एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जाएगा। इसका मतलब E और S दोनों क्या है, पैरेलल है। E एंड S दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हमें गिवन क्या है, E इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 इंटू 10⁻³ E इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम गिवन। साइड लेंथ कितना गिवन है, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास, A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया, 0.1 मीटर। सो व्हाट विल बी द एरिया, S इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, इनटू उसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, आई कैप की तरफ आएगा। तो ई एस इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 0.01 आई कैप। सिंस ई एंड एस बोथ आर पैरेलल, तो हमारे पास फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 है अपने पास। E कितना दिया हुआ हमें, 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ, और हमारे पास S कितना है, 0.01। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ मतलब कितना हो गया, 3000। उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ओनली 30। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देन सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, What is the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle 60 डिग्री with x axis? क्या फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी अगर इसका नॉर्मल इसके साथ में कितना एंगल बना है, 60 डिग्री का एंगल बना। मतलब अब सोचो प्लेन को हमने कुछ टिल्ट कर दिया, उसका एरिया वेक्टर अब इस तरह से चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हमारे पास फाई का फॉर्मूला कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 60। क्यों यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा ही मेंशन है नॉर्मल वेक्टर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री बना रहा है। सो फाई इज इक्वल टू ई कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10⁻³ है, इंटू 0.01, दिस इज 1/2। सो ये कितना हो गया हमारे पास, 30/2। 30/2 है, इसका मतलब कितना हो गया, दैट इज 15। सो फ्लक्स पहले के कंपेरेबल टू कितना हो गया, आधा हो गया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स इन दिस केस।
नाउ देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया था 3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट था। अब देखो ये सेकेंड जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1.11, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर आर ई एक्स इज वॉट, अल्फा एक्स की पावर 1/2, ई वाई ई जेड ज़ीरो है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी है 800 न्यूटन कोलम पर मीटर की पावर 1/2। वो अल्फ़ा का डायमेंशन दिया, यूनिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ताकि ई का यूनिट सेट हो सके। लेकिन यहाँ पे ई एक्स की पावर 1/2 के अकॉर्डिंग दिया है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस एक्स के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Calculate A, the flux through the cube, and second, the charge within the cube. तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या चेक करना है कि ये जो दो सरफेस दिए हुए हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास इसी डायरेक्शन में, राइट साइड में, लेकिन ये सरफेस के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, राइट। और ये जो सेक्शन है, इसके लिए अगर देखें तो मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2, लेकिन इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो इसमें तो पैरेलल है, लेकिन एंटरिंग के टाइम पे क्या है, नेगेटिव है। सो वर्ड्स दे देते हैं इसको, PQRS ABCD। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ हमें, E इज इक्वल्स टू, जहां पे मैं E1 लिख रहा हूं, E1 मतलब कहां पे, सरफेस PQRS पे। तो कितना होगा वो हमारे पास, अल्फा एक्स की पावर 1/2 है। अल्फा हमारे पास कितना है, 800, एक्स की पावर 1/2। देखो ये एक्स यहाँ से चेंज हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना है, 0.1 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी आएगी हमारे पास, 0.1 की पावर कितनी आएगी, 1/2। So 0.1 की पावर 1/2, that is the electric field. It face PQRS, फेस PQRS पे कितना होगा, 800 इंटू 0.1 की पावर 1/2 होगी। सो व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू PQRS। अब देखो फ्लक्स थ्रू PQRS पे देखें तो E1 एंड S देखें तो वो क्या है, थोड़ा सा इंक स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम है इसमें, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो E1 एंड S दोनों ही हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल। जब दोनों ही एंटी पैरेलल तो E1 एंड S दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। जब दोनों ही एंटी पैरेलल है तो हमारे पास φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 S cos ऑफ 180 डिग्री। एंटी पैरेलल तो एंगल कितना आएगा, 180, मतलब φ1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, E1 कितना आया, 800 इंटू 0.1 की पावर 1/2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का अगर स्क्वायर है तो φ1, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01। तो 800 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा, सिंपली
8 इंटू 0.1 की पावर 1/2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कितना आएगा। 800 इंटू 0.1, so that will be 2.52 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। दिस विल बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू अगर हम ABCD देखें, फ्लक्स थ्रू अगर हम ABCD देखें तो ABCD का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, 2a डिस्टेंस है। तो फ्लक्स थ्रू ABCD, सबसे पहला चीज तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 800 इंटू डिस्टेंस कितना उसका 2 है, तो x की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.1 की पावर 1/2 हो जाएगा। सो फ्लक्स विल बी व्हाट 5 2। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ABCD पे E2 भी बाहर की तरफ है और S भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 5 2 हमारे पास कितना आएगा 800 इंटू 0.2 की पावर 1/2। एरिया हमारे पास पहले जितना है 0.1 का स्क्वायर, लेकिन दोनों ही पैरेलल, तो कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0, तो 5 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 800 इंटू 0.01, दैट विल बी 8 इंटू 0.2 की पावर 1/2। सो 5 2 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 3.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास दोनों फ्लक्स आ गए। सो नेट फ्लक्स कितना बोल सकते हैं, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस, नेट फ्लक्स कितना होगा फाई इज इक्वल टू हमारे पास φ1 प्लस φ2 होगा। सो व्हाट इज φ1 कितना है हमारे पास -2.52, φ1 प्लस φ2, φ1 हमारे पास कितना है -2.52 और ये कितना है हमारे पास 3.57। सो 3.57 आया, तो नेट फ्लक्स हमारे पास कितना हो गया 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कि हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज विद इन द क्यूब। तो मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया था कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास देखो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। फाई कितना है अपने पास 1.05, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये 1.05 इंटू 8.85 कितना आएगा 1.05 इंटू 8.85, दैट विल बी 9.29, मीन्स हम 9.3 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर -12 कूलम। सो दिस विल बी द चार्ज इनसाइड दिस क्यूब। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, द पॉजिटिव एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, कि वो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में,
राइट, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव में वो किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड में देखो तो राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में देखो तो लेफ्ट साइड में जा रहा है। दैट इज अ प्रॉपर्टी हियर, दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। मतलब हमारे पास फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो कितना है, 200 आई केप न्यूटन पर कूलम, और x लेस देन जीरो कितना है हमारे पास, -200 आई केप न्यूटन। A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that the face is at x is equals to plus 10 centimeter and other is at a distance of x is equals to minus 10 centimeter. What is the net outward flux through each fluid phase? तो देखो सबसे पहला हम इसको मान लेते हैं फेस वन और इसको बोल देते हैं फेस वन। फेस टू गिवन क्या है, फॉर फेस वन, फेस वन के लिए हमारे पास देखो ई वन कितना है, 200 आई केप, कितना है 200 आई केप है। लेकिन फेस वन के लिए सर्कुलर शेप में है वो, उसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो भी किस तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। तो एस भी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस से, इसका मतलब हमारे पास ई वन इज पैरेलल टू व्हाट, एस। अगर दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों ही पैरेलल है, तो डेफिनेटली हमारे पास फाई कितना आएगा, सिंपली ई वन एस कॉस 0 डिग्री, एस कॉस 0 डिग्री आ गया हमारे पास। सो मीन्स यहाँ पे ई वन पैरेलल टू एस है, तो फाई इज इक्वस टू हमारे पास कितना होगा, ई वन एस कॉस 0 डिग्री। ई वन एस कॉस 0 डिग्री है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो फाई वन है, फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, ई वन कितना दिया हुआ हमें 200, एस हमारे पास कितना होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, ये जो सरफेस दिया इसका रेडियस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आएगा अपने पास, फाई वन इज इक्वल टू 200 पाई, दैट विल बी 200 पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, so that will be 25 into 10 की पावर -4, तो that will be 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर सरफेस टू। अगर मैं सरफेस टू की बात करूं तो हमारे पास एक्चुअल में होता क्या था, एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता था, एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव होता था। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में फ्लक्स इस तरह से है कि मान लो कि फ्लक्स सेंटर से जनरेट हो रहा है और वो दोनों डायरेक्शन में स्प्लिट होके जा रहा है, तो यहाँ से भी फ्लक्स क्या है हमारे पास, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब E2 आउटसाइड है, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, तो दोनों ही हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल। तो सेम टू सेम फाई टू इज इक्वल टू E2s कॉस 0 डिग्री। सो E2 हमारे पास कितना है, पहले जितना है 200, s कितना है हमारे पास पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी सेम, कितना आएगा ये 1.57 ही आएगा ऊपर के जैसे। सो फाई टू हमारे पास कितना आ गया, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो नेट फ्लक्स कितना होता है, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू होता है। फाई वन कितना है अपने पास 1.7, फाई टू भी कितना है 1.57, तो 1.57 प्लस 1.57 का एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर
नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पोर्शन में हमें क्या पूछा है, एक तो फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर पूछा है। देखो व्हाट नेट फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस, तो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों फेस के थ्रू कितना है। फिर व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, क्योंकि दो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का अगर हम देखें फॉर कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का जीरो ही आएगा। रीजन क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से साइड में है, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर हमारे पास किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। सो फाई 3 हमारे पास कितना होगा, ई डेल्टा एस कॉस 90, दैट इज जीरो। ओके, सो नेट फ्लक्स हमारे पास जो ऊपर आया वहीं आएगा। लास्ट में पूछा है व्हाट इज नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। नेट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, इसलिए देखो मैंने गॉस लॉ पहले लिखवाया तुम्हें, क्योंकि गॉस लॉ का जस्ट हमें फॉर्मूला का यूज है अभी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन। तो क्यू फाई कितना है अपने पास 3.14, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो Q कितना आएगा 3.14 इंटू 8.85, 3.14 इंटू 8.85, so that is 27.79 into 10 की पावर -12। दिस इज द चार्ज इनसाइड। सो पहले वाले पार्ट से सिर्फ इतना सा ही फर्क है इसमें। तो देखो हमारे पास दिस आंसर इज 4, ये जो हमने सेपरेटली निकाला है एच का हो गया, ये हमारे पास नेट फ्लक्स हो गया सी, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस का हो गया, और ये हमारे पास लास्ट वाला पोर्शन हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। अब हम आगे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम भी यूनिट होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर इज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद। मतलब मान लो कि तुम्हारे सामने एक दीवार रखी हुई, एक दीवार है और उसका सरफेस कुछ इस तरह से, लेकिन तुमने दीवार पे एक एरो ड्रॉ कर दिया, एक एरो ड्रॉ कर दिया जो कि उसके साथ में, दीवार के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल में। मुझे बताओ क्या ये एरो दीवार के आर पार होके जा रहा है, नहीं। जब ये एरो दीवार के आर पार होके नहीं जा रहा है तो ये दीवार का एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। दीवार का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अभी भी 90 डिग्री, क्योंकि दीवार वॉल इस तरह से है और ये जो वेक्टर है वो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से ड्रॉ किया तो डेफिनेटली इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इस साइड में आएगा। जब एरिया वेक्टर इस साइड में है तो मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, डेफिनेटली फिंगर और पेन के बीच में, दैट विल बी 90 डिग्री। सो हमारे पास थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। बहुत से बच्चों को यही लगता है कि यहाँ पे थीटा इस तरह से दिया तो दैट विल बी व्हाट, ई एल स्क्वायर कॉस थीटा, एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के आर पार नहीं हो रहा है, वो उसके पैरेलल में जा रहा है,
ऊपर की तरफ दिखा है लेकिन एंगल थीटा से जा रहा है लेकिन पैरेलल जा रहा है, ठीक है। थीटा एंगल पे ई एल स्क्वायर कॉस थीटा कब आ सकता है, जब वो उसको आर पार जा रहा हो और दूसरी चीज एरिया वेक्टर के साथ में थीटा बनो। यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ में इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, थीटा 0 है, तो फाई इज इक्व टू ई एस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। सो द आंसर इज व्हाट, 0। दूसरा देखिए, a charged particle q is placed at the center o of the cube length. Another same charge q is placed at a distance l from o. The electric flux through the ABCD is। देखो सबसे पहला सरफेस, दोनों से चार्ज इक्वी डिस्टेंस रखा हुआ है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम, राइट। तो देखो मान लो ये जो सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरफ भेजेगा, इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस n1 और n2 जो भी जा रही है वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। सो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, दोनों का सेम होगा। फ्लक्स सेम है तो मुझे बताओ नेट फ्लक्स φ1 माइनस φ2 हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि देखो एक का फ्लक्स राइट में जा रहा है, दूसरे का फ्लक्स लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, सो नेट फ्लक्स 0। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी बहुत से बच्चों को मिस्टेक यह होती है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उनको क्या लगता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि गलत, क्योंकि हमें यहाँ सिंगल सरफेस के थ्रू पूछा। नेक्स्ट, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside। देखो मान हमारे पास कोई भी एक क्यूबिकल सरफेस ले लिया, मान लो इसके इनसाइड कितना फ्लक्स जा रहा है phi1, इससे बाहर की तरफ कितना आ रहा है phi2। तो हमें पता है phi1 क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो एंटरिंग है। φ2 क्या है, एग्जिट है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हमारे पास फाई कितना होगा, φ2 माइनस फाइव, दैट विल बी नेट फ्लक्स, सीधी बात है। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस। दिस इज एंटरिंग, दिस इज एग्जिट, दिस इज एग्जिट। सो बाय गॉस लॉ हमारे पास Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो और आंसर विल बी व्हाट, ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका डायग्राम है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ हमें, इन ए रीजन ऑफ स्पेस हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r इज प्लेस, द फ्लक्स फाई थ्रू द बाउल इज। ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, यहां से फ्लक्स जा रहा है कंप्लीट, तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ये हमारे पास सरफेस है। तो देखो इस सरफेस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड है, एरिया वेक्टर भी इसी साइड है, तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल है, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। सो हमारे पास फाई कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। बहुत से बच्चों को इसमें लगता क्या है कि सरफेस हेमिस्फेरिकल है तो उसका एरिया हम क्या लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे, दैट इज योर मिस्टेक।
देखो यहाँ पे हमें ये एरिया नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि फ्लक्स कंप्लीटली इसके थ्रू होके निकल रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, उस सरफेस के थ्रू होके निकल, सो दैट विल बी और फाइनल फ्लक्स। काफी इजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें दिया हुआ है हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, क्यू कूलम है। इफ द फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, फाई इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर associated with the curved surface B, phi उससे associated है, the flux link with the plane surface A of the unit volt per meter। देखो ये दोनों सरफेस इक्वल एरिया में, ये दोनों सरफेस अगर इक्वल एरिया में और इसके थ्रू फ्लक्स लिंक है, मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, सिंस बोथ A and C आर सिमेट्रिक। अगर ए और सी दोनों सिमेट्रिक है, इसका मतलब फ्लक्स जितना ए से पास होगा, फ्लक्स उतना ही क्या होगा, सी से भी पास होगा। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल टू व्हाट, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल फ्लक्स। अब हमारे पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई और फाई सी दोनों इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ फाई, फाई ए प्लस फाई ए विल बी व्हाट, 2 फाई। और देखो इन्होंने दिया हुआ है कि कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो एसोसिएटेड कितना है, ओनली कर्व्ड सरफेस बी, दैट इज फाई। इसका मतलब ये फाई को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास 2 फाई ए विल बी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, तो फाई ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। So this was the complete question about this chapter, this topic. So इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसमें मिल जाएगी तुम्हें। टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन डेली DPP प्रॉब्लम्स मिलती है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।